नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है केमिस्ट्री की क्लास का। तो पिछली क्लास में जो हमने बात की थी फेराडे के नियम के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे जो विद्युत अपघटनी जो विलयन है, यानी विद्युत अपघटनी जो विलयन है उसमें जो चालकता होती है, किस किस प्रकार की चालकता होती है, चालकता के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि कौन कौन से कारक जो है वो चालकता को प्रभावित करते हैं, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। टॉपिक क्या रहेगा? विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व, विलयन का चालकत्व या कह सकते हैं विलयन की चालकता। विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी जो विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, यानी ऐसा विलयन जिसके अंदर धारा प्रवाहित करने पर उसका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये हम सामान्य जानकारी जो है, जो आपका जो थर्ड चैप्टर है उसका जो पहला वीडियो है उसके अंदर हम ये सारी जानकारी ले चुके हैं। तो बात करते हैं अपन विद्युत अपघटनीय विलयन की जो चालकता होती है क्या होती है और कौन कौन से कारक जो है इसको प्रभावित करते हैं, उसको लेकर हम बात करते हैं। तो बात करते हैं, देखिए चालकता को लेकर क्या होती है चालकता। देखो आपने एक नाम सुना होगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध जिसे अपन आर के द्वारा दर्शाते हैं, प्रतिरोध आर। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो धारा के बहने का क्या करता है, विरोध, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जो धारा के बहने का करता है विरोध कहलाता है प्रतिरोध। लिख लिए, जो धारा का बहने का क्या करता है, विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, समझ लो आप, है ना। जो धारा का या धारा के बहने का क्या करता है, विरोध करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। बात करते हैं अपन चालकता किसे कहेंगे। चालकता अपन कहते हैं प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। देखिएगा चालकता किसे कहेंगे, लिखिए, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। अब देखिए, अगर आप आरबीएससी के स्टूडेंट है तो आपके बुक के अंदर चालकता को दर्शा रहता है, सी के द्वारा दर्शा रखा है। और अगर यदि कोई एनसीईआरटी का स्टूडेंट है और अगर वो देख रहा है तो उसके किताब में चालकता को जी के द्वारा प्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के स्टूडेंट हो तो चालकता को आप जी के द्वारा दर्शाएंगे, और यदि आप आरबीएससी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अगर विद्यार्थी हैं तो आप चालकता को सी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। देखिए, तो चालकता क्या है, चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता, यानी 1/r। चालकता किसे कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं अपन, चालकता कहते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आर, आर यहां पर क्या है, प्रतिरोध। देखो जो आर जो होता है प्रतिरोध, ये क्या होता है, तार की लंबाई के समानुपाती, जबकि तार के अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। कोई भी तार है उसका जो प्रतिरोध होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आर प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। और जो आर जो होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध तार की लंबाई के यानी एल के समानुपाती, जबकि तार के प्रतिरोध यानी अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इस इस व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह को हटाता हूं तो यहां पर क्या लग जाएगा, एक स्थिरांक लग जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा L/A। यानी यहां पर जो आपको जो रो जो दिख रहा है, ये रो, इसे अपन बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। समझिएगा ध्यान से, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। जो प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है, जबकि तार के अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इस चिन्ह को हटाएंगे यहां से तो क्या लग जाएगा, एक स्थिरांक लग जाएगा। ये स्थिरांक क्या कहलाता है, रो। इसको क्या कहते हैं, यहां लिख देता हूं, इसको कहते हैं रो, कहते हैं अपन, रो। ठीक है, तो ये जो रो यहाँ पर एक स्थिरांक है जिससे अपन क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता इसको कहते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, देखो
यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं इस आर की वैल्यू को यहां रखूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, देखो सी बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहां पर रो एल अपॉन ए, यानी क्या हो जाएगा सी बराबर क्या हो जाएगा आपका ए अपॉन रो एल। रो एल, ये आपका क्या हो जाएगा, एक चालकता का सूत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चालकता का सूत्र। तो एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूं, चालकता क्या होगी, प्रतिरोध का युतक्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। जो प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, तार की लंबाई के समानुपाती, जबकि तार के अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, युतक्रमानुपाती होता है। यहां हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहां पर क्या लगेगा, स्थिरांक। यहां पर स्थिरांक में अपन क्या लगा रहे हैं, रो यहां पर क्या है, स्थिरांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने ये आर की वैल्यू है। इस आर की वैल्यू को मैं कहां रख रहा हूं, इसको मैं रख रहा हूं यहां पे रख रहा हूं इस जगह पे। तो यहां मैंने क्या किया, आर की वैल्यू को रखा, तो ये क्या होगा, ए ऊपर चला गया तो क्या बचेगा आपका, सी बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन रो अपॉन, माफ कीजिएगा, ए अपॉन क्या हो जाएगा, रो एल, क्या हो जाएगा, रो एल। अब देखो कि यहां पर क्या करना है, अपने को क्या करना है, एक तो इसका क्या निकालना होता है, मात्रक निकालना होता है। चालकता को जो मात्रक या अपन कह सकते हैं चालकता की जो इकाई होती है, चालकता की यूनिट क्या होती है, वो बहुत कई बार जो एग्जाम्स होते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो एग्जाम्स होते हैं, या तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा सा कि चालकता का मात्रक लिखिए, या जो फिर आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उस कंपटीशन एग्जाम में भी क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए हो सकते हैं, चालकता के जो मात्रक होते हैं उसको लेकर भी चालकता का मात्रक लिखिए। तो चालकता का मात्रक क्या होता है उसको लेकर भी अब हम बात करेंगे। देखिए, लिख लिया आपने, बात करते अपन चालकता के मात्रक को लेकर। ये है आपकी चालकता, है ना, इसका मात्रक बनाते हैं अपन। देखो क्या है, 1/r, आर यहां पर क्या है, प्रतिरोध है, आर क्या है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। जब अपन इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओम इनवर्स। या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, यहां पर या लिख देता हूं मैं, या देखो जो ओ एच एम इनवर्स है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, महो। क्या लिख सकते हो, महो, है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, चालकता क्या होता है, प्रतिरोध का युतक्रम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। आप इसको ऊपर लाओगे क्या हो जाएगा, ये ओम इनवर्स, या फिर क्या बोलते हैं इसको, महो। इसका एक ऐसे मात्रक भी होता है जिसे अपन बोलते हैं साइमन। ऐसे मात्रक जो होता है इसका प्रतिरोध का जो है क्या कहलाता है, वो साइमन कहलाता है। क्या कहलाता है, साइमन। तो इसका जो ऐसे मात्रक होगा वो क्या कहलाएगा, साइमन कहलाएगा। महो की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइमन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइमन, जिसे अपन एस के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा चालकता के मात्रक क्या क्या हो सकते हैं। चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का युतक्रम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम। ओम को ऊपर लाएंगे क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। आप चाहे इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते, जो ओ एच एम लिख रखा है इसको क्या कर दो, उल्टा लिख दो, महो, एम एच ओ, महो। या फिर महो की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइमन भी लिख सकते हो। क्लियर। तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, चालकता के मात्रक क्या हो सकते हैं, ओम इनवर्स ऐसे लिखो, या फिर ओम इनवर्स, या फिर महो, महो, या फिर ऐसे मात्रक। इसका ऐसे मात्रक जो होगा इसका क्या होगा, साइमन। चालकता का ऐसे मात्रक क्या होगा, साइमन, जिसे अपन दर्शाते किसके द्वारा, एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना चालकता। चालकता क्या होती है, प्रतिरोध के युतक्रम को क्या कहा जाता है, चालकता कहा जाता है। प्रतिरोध का युतक्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। वापस समझें, चलो एक बार वापस देख लो, कुछ ज्यादा लंबा नहीं है, ब्रीफ में समझा रहा हूं, फटाफट देख लेना इस बार। चालकता क्या होगा, प्रतिरोध का युतक्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। ठीक है, अपन जानते हैं आर जो है क्या होता है, आर
तार की लंबाई के समानुपाती, जबकि तार के अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती, जबकि अनुप्रस्थ काट के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इस चिन्ह को मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक स्थिरांक लगेगा। स्थिरांक के रूप में अपन क्या लिखते हैं, रो, तो क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। यहाँ पर रो क्या है, रो को अपन विशिष्ट प्रतिरोध या क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। जो यहाँ पर जो आपका जो रो है, रो क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। क्लियर। अब देखिएगा ये जो पूरी वैल्यू है, आर की वैल्यू में यार रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो एल अपॉन ए। एक ऊपर बचेंगे क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए अपॉन रो एल। तो ये फॉर्मूला भी आपका निकल गया था किसका, चालकता का। ठीक है, बात कर रहे थे अपन चालकता के मात्रक की, एक बार पुनः समझा रहा हूं, आपका कमेंट आया है तो देखिए। बात करते अपन किसकी, चालकता की। चालकता की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो चालकता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सीधा सा देखो इधर, अपन जानते हैं चालकता क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इस ओम को ऊपर लाएंगे अपन, इसको अपन याद लिख सकते हैं, ओम, ओ एच एम। ठीक है, इस ओम को अगर अपन ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओम इनवर्स, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जो प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, ओम इनवर्स। या फिर आप इसको इनवर्स ना लगाओ तो क्या लिख सकते हो, महो लिख सकते हो, एम एच ओ। और इस महो का भी अपन ऐसे मात्र क्या लिख सकते हैं, साइमन। क्या लिख सकते हैं, साइमन, जिसे अपन एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो ये अपन ने बात कर ली चालकता के बारे में। चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और आपको ध्यान रखना इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक ओम इनवर्स या महो या फिर साइमन। अब अपन बात करते हैं चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक होंगे जो चालकता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो हम बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक में, जो चालकता जो होती है सी, ये क्या होती है, अनुप्रस्थ काट के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कोई भी तार है उसका अनुप्रस्थ काट जितना अधिक होगा, तार का अनुप्रस्थ काट जितना अधिक होगा, उस तार की चालकता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। या आप यहां पर अपन बात कर रहे हैं सेल के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं, सेल के बारे में। यहां अपन तार की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में। यानी जो सेल जो है उसका अनुप्रस्थ काट जितना अधिक होगा, या उसके इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट जितना अधिक होगा, उस सेल के अंदर धारा प्रवाह का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। दूसरा हम बात करते हैं जो चालकता जो है ये क्या होती है, लंबाई के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। लंबाई के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यानी यहां अपन बात करें तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, चालकता उतनी क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहां मैं फिर कह रहा हूं अपन तार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में। तो यहां अपन लंबाई का मतलब किससे निकालेंगे, लंबाई का मतलब अपन निकालेंगे दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। ये सेल है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। सेल के अंदर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में जितनी अधिक दूरी होगी, चालकता उतनी कम होगी। कैसे होगी, अपन जानते हैं जब चालन होता है तो उसमें क्या होता है, आयनों का या इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, अगर इनके बीच में अगर दूरी ज्यादा होगी, इन दोनों के बीच में अगर दूरी ज्यादा होगी, तो आयनों का जो ट्रांसफर होगा, या अपन यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा, उसमें क्या होगा, समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा कि दूरी ज्यादा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो गए, पास में हो गए, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान क्या हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। एक प्रैक्टिकली अपन समझ के देखें इसको, कि अगर ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोड के बीच में अगर दूरी कम होगी, इलेक्ट्रोडों के बीच में जो दूरी कम होगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान क्या हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जितना जल्दी होगा, चालकता उतनी क्या होगी, अधिक होगी। यानी अगर दूरी कम है तो चालकता क्या होगी, ज्यादा। और अगर इनके बीच की अगर दूरी बढ़ा दी जाए, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की अगर दूरी को अपन क्या कर दे, बढ़ा दे, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होगा वो जल्दी नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जल्दी नहीं होगा तो क्या होगा, इनके की जो चालकता है क्यों क्या जाएगी, घट जाएगी। क्लियर, कंप्लीट। इसका अपन कह सकते हैं
जो चालकता जो है वो लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमण के, यहाँ लंबाई का संबंध किससे है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी से निकालना है आपको। अगर तार होता तो हम क्या करते, वहां तार की लंबाई लेते, लेकिन यहाँ पर तार नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हम सेल की बात कर रहे हैं। इसलिए यहां हम लंबाई का जो मतलब निकालेंगे, उस सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य की जो दूरी होगी उससे इसका मतलब अपन निकालेंगे। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, चालकता जो है वो उतनी ही कम होगी, और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, चालकता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। क्लियर। अगला निकालते, देखो तीसरे कारक की अगर अपन बात करते हैं, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति अगर अपन बात करते हैं विद्युत अपघट्य की प्रकृति को लेकर, तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति की अगर हम बात करें तो विद्युत अपघट्य दो प्रकार का होता है। विद्युत अपघट्य जो होता है अपने पास कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, और एक कौन सा होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य ये क्या होते हैं, अभी पहले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। अगर विद्युत अपघट्य क्या होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, यानी जो पूर्ण रूप से आयनों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जबकि जो पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे, जो पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। और जो पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब देखो, यदि आपके पास जो विद्युत अपघट्य है वो क्या है, प्रबल है, तो उसका पूर्ण रूप से क्या होगा, वियोजन होगा, यानी पूरी तरह से आयनों में टूट जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं उसके अंदर जो आयन की संख्या होगी, आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आयन ज्यादा होंगे तो चालकता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आयन ज्यादा होंगे तो चालकता क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि आपके पास विद्युत अपघट्य कैसा है, दुर्बल है, तो ये पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटेगा। आयनों में अगर पूरी तरह से नहीं टूटेगा तो आयन क्या होंगे, कम होंगे। आयन कम होंगे तो चालकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अपन सीधी सी भाषा में कह सकते हैं, यदि विद्युत अपघट्य प्रबल है तो उसकी चालकता अधिक होगी, यदि विद्युत अपघट्य दुर्बल है तो उसकी चालकता क्या होगी, कम होगी। क्लियर। तो तीन कारक अपन ने देखे हैं। पहला कौन सा है, अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह सकते हो, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो चालकता क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर अपन बात करें चालकता की लंबाई, यानी लंबाई के अगर संबंध की बात करें तो लंबाई के क्या होती है, चालकता व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ लंबाई का संबंध किससे होगा, सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी से इसका संबंध होगा। अगले हम बात करते हैं विद्युत अपघट्य की प्रकृति के बारे में। यदि विद्युत अपघट्य क्या होगा, प्रबल होगा, तो पूरी तरह से आयनों में टूट जाएगा, तो आयनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो चालकता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि विद्युत अपघट्य क्या हुआ, दुर्बल हुआ, यदि विद्युत अपघट्य दुर्बल है तो उसका पूरी तरह से वियोजन नहीं होगा, यानी पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटेगा। अगर वो पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटेगा तो आयन की संख्या क्या होगी, कम होगी। और यदि आयन कम होंगे तो चालकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। अगला कारक अपन देखते हैं प्रभावित करने वाले कारकों में से। अगर अपन अगले कारक की बात करते तो वो आता है ताप, टेम्परेचर। अपन जानते हैं जैसे कोई भी ये आपके पास एक आयनिक यौगिक है, ठीक है, या विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य अपन जानते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। यदि मैं ताप बढ़ाऊंगा तो इनके बीच का जो ये जो बंध है, इसका वियोजन क्या होगा, जल्दी से होगा या धीरे होगा, बताओ रे। आप कहोगे सर ताप बढ़ाने पर बंध जो है वो जल्दी से क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, शीघ्र क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। अपन यूं कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य का वियोजन क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य का वियोजन बढ़ता है। ये सारे कंसेप्ट में आपका जो तीसरा चैप्टर है उसका जो पहला लेक्चर है उसके अंदर पढ़ा चुका हूं, और अधिक जानकारी के लिए आप जो आई बटन है उस पर क्लिक करके इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है वो देख सकते हो। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। वियोजन की मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा, आयनों की संख्या बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, ताप बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, यानी
टूटने की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, और जब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर? तो सीधा सा अपन कह सकते हैं ताप जो है चालकता के क्या होता है या जो चालकता होती है ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, बढ़ती है। यानी सी समानुपाती क्या हो जाएगा, टी लिख सकते हैं अपन। ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, बढ़ती है। अगले अपन बात करते हैं आयनों के आकार के बारे में। आयनों के आकार के बारे में क्लियर? आयनों के आकार की अगर अपन बात करें तो यहां पर अपन दो संदर्भ में बात करेंगे। एक तो आयन क्या होंगे, गलित आयन होंगे। कौन से होंगे, गलित, और एक होंगे जलयोजित या जलीय विलयन वाले आयन। गलित आयन कैसे हो सकते हैं, जो आपके पास विद्युत अपघट्य है, यानी मोल्टन स्टेट, मोल्ट यानी विद्युत अपघट्य को आप क्या करोगे, गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। अपन कह सकते हैं विद्युत अपघट्य को अगर आप गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो वो हो जाएगा गलित। और एक होता है विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, यानी अपन उसके अंदर क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं। विद्युत अपघट्य के अंदर क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं। तो आयनों के आकार की बात करते हैं अपन। अब देखो यदि आयन छोटा होगा, समझना ध्यान से, यदि आयन क्या होगा, छोटा होगा तो क्या होगा, हल्का होगा। हल्का होने का क्या हो जाएगा, वो आसानी से क्या करेगा, गति करेगा। आयन क्या होगा, यदि छोटा होगा तो वो क्या करेगा, आसानी से क्या करेगा, गति करेगा। आसानी से गति करेगा तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक आसानी से पहुंच जाएगा, है या नहीं है? एक इलेक्ट्रोड से दूसरा इलेक्ट्रोड की तरफ आसानी से पहुंच जाएगा, आसानी से अपन कह सकते हैं गमन कर सकता है। छोटे आयन हल्के होते हैं जिसके कारण वो आसानी से गमन कर सकते हैं। और जब आयन गमन करेंगे तो ही क्या होगा, धारा का चालन होगा। जब आयन गमन करेंगे तो ही धारा का क्या होगा, चालन होगा। ये पानी कौन सा लाया है? हाँ? अच्छा, आया ही नहीं क्या? बरसात तो खूब हो रही, फिर पानी क्यों नहीं आया? देखो इधर, तो आयन के आकार की हम दो प्रकार से बात करते हैं, एक तो गलित आयन और एक जलयोजित आयन। आयन का आकार जितना ज्यादा छोटा होगा, आयन क्या होगा, हल्का होगा। तो हल्का होगा तो गमन आसानी से करेगा। जब आयन गमन करेगा तो धारा का चालन होगा। इसका मतलब आयनों का आकार अगर छोटा है तो धारा का मान क्या होगा, या चालकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आयनों का आकार छोटा है तो चालकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना? तो अपन बात करते हैं जैसे ये आपके पास आयन लिखे हुए हैं, ये गलित अवस्था में है, ध्यान दीजिएगा। तो अपन ये अगर अपन देखें तो अपन वर्ग में ऊपर से नीचे चलते तो ये आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये आता है ना वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर। अपन जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा, सबसे बड़ा आकार किसका होगा, CS प्लस का होगा। उसके बाद क्या होगा, रुबिडियम प्लस, उसके बाद पोटेशियम प्लस, और फिर कौन सा जाएगा, सोडियम प्लस। तो सबसे छोटा आकार किसका है, सबसे छोटा आकार किसका है, सोडियम का है। सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम। तो सबसे बड़ा आकार इसका है, इससे छोटा, फिर ये छोटा और ये सबसे छोटा। ठीक है, तो अपन ने बात की कि आयनों का आकार जितना ज्यादा छोटा होगा चालकता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो सबसे अधिक चालकता किसकी हो जाएगी, आप कहोगे सर इसकी हो जाएगी। सबसे अधिक चालकता किसकी हो जाएगी, Na+ की हो जाएगी। उसके बाद पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। क्लियर? अब अपन बात करते हैं यदि ये आयन क्या हो, जलयोजित हो। अभी तो ये कौन से थे, गलित थे। अभी आयन कैसे थे, गलित थे। और यदि यही आयन क्या हो, जलयोजित हो। अब देखिएगा कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई पदार्थ है AB एक आयनिक यौगिक है। इसको क्या करता हूं मैं, जल के क्या करता हूं, तोड़ता हूं। जलयोजन यानी जल से इसको मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। ये टूट जाएगा कैसे, A+ और B- में टूट जाएगा। A+ और B- में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। समझना ध्यान से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। A+ और B- में टूट गया। ठीक है, अब क्या होगा, अपन जानते हैं जल जो है, जल क्या होता है, ध्रुवीय पदार्थ होता है। क्या होता है, ध्रुवीय। जो कैसे टूटता है, H+ और OH- में टूटता है। जल कैसे टूटता है,
जल टूटता है कैसे, H+ और OH- में। तो अब यहां पर क्या होगा, देखो ये जो दिख रहा है आपको A+, इसको चारों ओर से कौन घेर लेगा, OH- जो है इसको चारों ओर से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, ठीक है। और इसको चारों ओर से कौन घेर लेंगे, इसको चारों ओर से घेर लेंगे, H+ घेर लेंगे, इसको चारों ओर से कौन घेर लेंगे, H+ घेर लेंगे, ठीक है। अब देखो इनको चारों ओर से घेर लिया तो इनका प्रवाह जो होगा क्या आसानी से होगा क्या, नहीं होगा, इनका प्रवाह आसानी से नहीं होगा। अब आपसे पूछा जाए कि एक छोटा आयन है और एक बड़ा आयन है, एक छोटा आयन है, सोचना कल्पना करना, एक छोटा आयन है और एक बड़ा आयन है, तो कौन से आयन के चारों तरफ जल के अणु ज्यादा आएंगे, छोटे आयन के चारों तरफ जल के अणु ज्यादा आएंगे या बड़े आयन के चारों तरफ जल के अणु ज्यादा आएंगे। तो आप कहोगे सर जो छोटा आयन होगा उसके चारों तरफ जल के अणु क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे, जबकि जो बड़ा जो आयन होगा उसके चारों तरफ जल के अणु क्या आएंगे, कम आएंगे। अब कोई भी आयन है उसको चारों तरफ से जल के अणु ने क्या कर लिया, घेर लिया, और कह दिया कि चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है ना, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया, चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो। ये कौन कह रहा है, जल कह रहा है आयन को, छोटे आयन को, उसको चारों तरफ से घेर लिया बेचारे को, अब वो भारी हो गया। और एक बड़ा आयन है उसको चारों तरफ से वो घेर नहीं पाए, बड़ा आकार है, ठीक है। तो छोटा आयन क्या हो गया, भारी हो गया, जबकि बड़ा आयन छोटे की तुलना में क्या हो गया, थोड़ा सा हल्का हो गया, ठीक है। अब बताओ यहां पर गमन कौन करेगा, छोटा आयन करेगा या बड़ा आयन करेगा, भाई छोटे आयन को तो चारों तरफ से जल ने क्या कर लिया, घेर लिया, बड़े आयन को पूरी तरह से घेर नहीं पाए वो। तो अब यहां पे जो गमन करेगा कौन करेगा, बड़ा आयन करेगा, कौन करेगा, बड़ा आयन। यानी यदि अपन बात करते हैं जल योजित आयन की बात करें, अब यदि यहां हम बात करते हैं यही अगर अणु अपन के लिए कैसे लेते हैं, एक्वस में ले लेते हैं, मान लो Na+ क्या हो गया, एक्वस क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से K+ क्या हो जाएगा, एक्वस, ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस, और Cl+ ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस। यानी जलीय विलयन की बात करें तो सबसे अधिक किस आयन को घेरा जाएगा, सोडियम को घेरा जाएगा, ये सबसे छोटा है। तो सबसे ज्यादा भारी कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा भारी यही हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से कौन जाएगा, आसानी से यह जाएगा। तो अब चालकता किसकी हो जाएगी, बताओ अब चालकता किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि आपको गलित आयन दे रखे हैं, यदि आपको गलित आयन दिए हुए हैं तो जिस आयन का आकार छोटा होगा उसकी चालकता ज्यादा होगी। और यदि आपको जल योजित आयन दे रखे हैं, यदि आपको जल योजित आयन दिए हुए हैं तो उस आयन की चालकता ज्यादा होगी जिसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ध्यान रख लेना, गलित आयन दे रखे हैं तो छोटे आयन की चालकता ज्यादा होगी, और यदि जल योजित आयन दे रखे हैं तो बड़े आयन की चालकता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। तो ये हमने बात की चालकता और चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, चालकता का मात्रक क्या है, इसको लेकर हमने बात की। अब हम आगे बात करते हैं चालकता के प्रकार के बारे में कि कौन कौन सी चालकता जो है ये आपके कोर्स के अंदर दे रखी है। मुख्य रूप से अपन यहाँ पर 3 प्रकार की चालकता के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी, एक तो विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। ये चालकता ये क्या होती है, इनके बीच में क्या संबंध होते हैं, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं और इनके मात्रक क्या होते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं हम चालकता के प्रकार के बारे में। चालकता के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। हमने बात की चालकता क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, अपन उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको लेकर हमने बात की। तो सबसे पहली जब चालकता अपन बात करते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता इसे अपन दर्शाते हैं कप्पा के द्वारा। देखो कप्पा ऐसे होता है ना, कि इस पर थोड़ा यूं कर दो, इसको बोलते हैं कप्पा, कट्टप्पा, कप्पा क्या कहते हैं, कप्पा। कुछ जगह इसको कापा भी कहते हैं, कापा या कप्पा, है ना। तो जो विशिष्ट चालकता होती है इसको अपन दर्शाते हैं कप्पा के द्वारा। देखो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, जिस प्रकार से हमने चालकता के लिए कहा था कि जो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, चालकता के लिए अपन ने क्या कहा था, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी C बराबर 1/R, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है।
है ना। अभी हमने बात की प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। उसी प्रकार से जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध हमने कहा था, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो। वीडियो को पीछे करके देख लो बोले, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो। ठीक है, तो जो रो का व्युत्क्रम होगा वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता कहलाएगा। जिस प्रकार से प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता, उसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो यहां हम लिख सकते हैं, देखो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी जो कप्पा जो होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। अपन जानते हैं, अभी अपने पढ़ा था, आर बराबर क्या था आपका, रो एल अपॉन ए, ये था ना, रो एल अपॉन ए। क्लियर। तो बताओ रो बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर रो बराबर हो जाएगा एल अपॉन आर ए, क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर ए। ठीक है, तो इसको अपन क्या रख सकते हैं, यहां रख सकता हूं मैं, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा एल अपॉन आर ए। एक तो ये आ सकता है आपका कप्पा। अब देखो इसको मैं थोड़ा और खोल के लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा, एक बार पुनः बता देता हूं मैं आपको। विशिष्ट चालकता किसे कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। रो जो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। ठीक है, अपन ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर ए। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर ए। अब देखो इसको अगर मैं खोल के लिखता हूं, यहां पर देखिएगा ध्यान से, कप्पा बराबर इसको अगर मैं खोल के लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। समझिएगा ध्यान से, तो ये 1 अपॉन आर क्या होता है रे, देखो इधर ये 1 अपॉन आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सी लिख सकता हूं। यानी ये कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी एल अपॉन ए। ये हो जाएगा ना, एक फॉर्मूला ये भी निकल के आ जाएगा आपका। क्लियर। अब देखो यदि यहां पर जो लंबाई है, एल बराबर में कितना ले लेता हूं, 1 सेमी, और ए बराबर ले लेता हूं अगर मान लो मैं 1 सेमी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। ठीक है, एक बार पुनः समझ लो फिर से, विशिष्ट चालकता किसे कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता कहलाएगा। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसका व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता कहलाएगा, जिससे हम कप्पा के द्वारा दर्शाते हैं। आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर ए। तो अपन क्या करेंगे, रो की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर ए। क्लियर। इसको मैंने थोड़ा खोल के लिखा, क्या कर दिया मैंने, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। तो 1 अपॉन आर अपन जानते हैं क्या होता है, सी होता है। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पे सी लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर सी एल इंटू सी एल अपॉन ए। क्लियर। अब यदि एल अपन कितना ले लेते हैं, 1 सेमी लेते हैं, और ए कितना ले लेते हैं, 1 सेमी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर सी हो जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट वाले सेल की जो चालकता होती है वो क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो यहां से आप एक परिभाषा लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बोल रहा हूं लिखो। एक बार यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो फिर मैं इसकी परिभाषा भी लिखा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार। ले लिया, चलो ओके, लिखो इसकी परिभाषा लिखो। अब देखो अगर एनसीईआरटी वाले, तो मैंने फिर भी बताया था, पहले बताया था, एनसीईआरटी में यहाँ सी की जगह पे क्या है, यहाँ जी है, सी की जगह पे क्या है, जी है। ठीक है, वैसे कंडक्टेंस होता है, चालकता यानी सी ही होना चाहिए। अब एनसीईआरटी ने जी दे रखा है तो आप वो जी ले लो, घर की बात है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, जी ले लिया, सी ले लिया, जो मर्जी है जो ले लिया, उसमें ऐसा क्या है, प्रतीक है भाई, समझ में आना चाहिए भाई ये क्या है। ठीक है, तो लिखो यहां पर एकांक लंबाई व, इसकी डेफिनेशन लिखो, एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट वाले सेल की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है ना। यहां पर ये देखो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, सी, यानी विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगी, चालकता।
एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट की चालकता या एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट वाले सेल की चालकता कैसे भी लिख लो। एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ, एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट के या काट की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्लियर। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, इस विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालते हैं। लिख लिया ये कंप्लीट। यहां से हम क्या करते हैं, इसका विशिष्ट चालकता का चलो मात्रक निकालते हैं। देखो यहां से अपन इसका मात्रक निकालते तो क्या होगा, देखो अपन जानते हैं जो चालकता जो होती है सी का मात्रक क्या होता है बताओ। सी का मात्रक आप कहोगे सर इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, पढ़ चुके अपन ओम इनवर्स। और इसका क्या हो जाएगा सेमी, एल का क्या हो जाएगा सेमी, अपॉन नीचे क्या जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्या जाएगा सेमी स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर। अब इसको अपन ऊपर लेके आते हैं, अब अगर इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये ओम इनवर्स सेमी और क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, किसका मात्रक हो जाएगा आपके कप्पा का। तो कप्पा का मात्रक क्या हो सकता है, यहां लिख रहा हूं मैं कप्पा का मात्रक या कप्पा की इकाई। कप्पा की इकाई क्या होती है ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, या इसको और क्या लिखते हैं देखो ओम इनवर्स को ये मिटा देता हूं, ये समझने के लिए लिखा है, ऐसा कुछ ज्यादा विशेष नहीं है ना। ले लो एक बार फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो चलो इसका भी। चलो देखो ओम इनवर्स को अपन और क्या लिख सकते हैं महो लिख सकते हैं, MHO महो। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यही लिखेंगे इसको तो अपन सेमी इनवर्स। और महो को क्या लिख सकते हैं अपन साइमन, तो क्या हो जाएगा साइमन सेमी इनवर्स। तो ये देखो ये कप्पा के तीन मात्रक हो गए आपके पास। एक तो कौन सा हो जाएगा ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, एक क्या हो जाएगा महो सेमी इनवर्स, और एक हो जाएगा साइमन सेमी इनवर्स। ये हो जाएगा इसका SI मात्रक। कौन सा हो जाएगा SI मात्रक हो जाएगा इसका। क्लियर, कोई दिक्कत कंप्लीट। देखो और इसको विशिष्ट चालकता को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखो इधर विशिष्ट चालकता को अपन और कैसे परिभाषित कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास ये कोई एक क्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर यानी ये हो गया आपका 1 सेमी क्यूब, या जिसे अपन कह सकते हैं 1 ml, यानी 1 ml विलियन, या अपन कह सकते हैं कि 1 सेमी क्यूब ml। इसके अंदर अपन ने क्या करके विलियन भर का, इसके अंदर क्या हो गया इसके आयन हो गए। ये कोई इस प्रकार का एक कोई सेल है ना, इसके अंदर अपन ने ये भर रखा है। तो इसके अंदर जो विलयन होगा उस विलयन की चालकता ही क्या कहलाएगी विशिष्ट चालकता कहलाएगी। या अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ml या 1 सेमी क्यूब आयतन वाले या आयतन के कारण 1 ml या 1 सेमी क्यूब आयतन वाले विलयन के आयनों के कारण उत्पन्न चालकता को क्या कहते हैं विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से आपके पास एक क्यूब है, उसके अंदर आपने क्या कर रखा है 1 ml विलयन भर रखा है। उस 1 ml विलयन के जो आयन होंगे, ध्यान दीजिएगा, इस 1 ml विलयन के अंदर जो आयन होंगे उस विलयन के कारण जो चालकता उत्पन्न होगी उस चालकता को ही हम क्या कहेंगे विशिष्ट चालकता कहेंगे। यानी 1 ml या 1 सेमी क्यूब आयतन वाले विलयन के जो आयन होंगे उस आयन के कारण जो चालकता उत्पन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे विशिष्ट चालकता, जिसे हम कप्पा के द्वारा क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो ये जो चालकता के प्रकार जो हम देख रहे थे उसके अंदर जो पहली चालकता जो हमने पढ़ी है कौन सी है
विशिष्ट चालकता जिसे हम कप्पा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, कंप्लीट। तो चालकता की दो परिभाषाएं, तीन परिभाषाएं आपके पास हो गई। एक तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। दूसरी परिभाषा अपन ने पढ़ी थी कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट की जो चालकता होती है वो क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। तीसरी परिभाषा अपन ने पढ़ी कि 1 ml या 1 सेमी क्यूब आयतन वाले विलयन के आयनों के कारण उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, तो ये तीन परिभाषा में जो परिभाषा आपको पसंद हो वो परिभाषा आप लिख सकते हो। क्लियर। इसका मात्रक भी अपन ने देखा था, क्या था, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। अगली चालकता की अपन बात करते हैं। अगली चालकता आती है मोलर चालकता। अगली चालकता का जो प्रकार है वो है मोलर चालकता। मोलर चालकता जिसे हम लैम्डा एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम किस तरह दर्शाते हैं इसको, लैम्डा। देखो मोलर चालकता किसे कहेंगे, मानना कि मेरे पास एक पात्र है, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, 1 मोल विद्युत अपघट्य, कितना, 1 मोल विद्युत अपघट्य इसके अंदर घोलता हूं और इस 1 मोल विद्युत अपघट्य को मैं क्या करता हूं, इसके अंदर डाल देता हूं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि 1 मोल विद्युत अपघट्य के 1 ml आयतन में उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। यानी मैंने क्या किया, 1 मोल विद्युत अपघट्य लिया और इसको मैंने किस में डाल दिया, इस क्यूब के अंदर डाल दिया, जो कि कितना है, 1 ml वाला क्यूब है। ठीक है, तो इस 1 मोल विद्युत अपघट्य का 1 ml में जितनी चालकता उत्पन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे, जिसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, लैम्डा एम के द्वारा इसको क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा भी लिख लीजिएगा आप। 1 मोल विद्युत अपघट्य के 1 मोल विद्युत अपघट्य के 1 ml या फिर 1 सेमी क्यूब, 1 मोल विद्युत अपघट्य के 1 ml आयतन में, 1 मोल विद्युत अपघट्य के 1 ml आयतन में उपस्थित, 1 ml आयतन में उपस्थित आयनों के कारण, 1 ml आयतन में उपस्थित आयनों के कारण उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। क्लियर, कंप्लीट। चलो इसको भी अपन देखते हैं। मोलर चालकता की डेफिनेशन हो गई, क्या होती है देखो। ये देखो मोलर चालकता क्या होती है, लैम्डा एम बराबर ये होता है कप्पा इंटू वी। वी यहां पर क्या है, विलयन का क्या है, आयतन है। वी यहां पर क्या है, विलयन का आयतन। तो वी बराबर ये होता है 1000 अपॉन सी। 1000 अपॉन सी यानी मोल प्रति लीटर। यहां पर सांद्रता जो अपन ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, ये सांद्रता किस में लेंगे अपन, मोल प्रति लीटर में लेंगे। किस में लेंगे, मोल प्रति लीटर। और मोल प्रति लीटर का मतलब क्या होता है, मोलरता। मोल प्रति लीटर का मतलब क्या होता है, मोलरता, जिसे अपन दर्शाते हैं कैपिटल एम के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से अपन सीधा सा निकाल के देख सकते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या हो जाएगा 1000 और नीचे क्या हो जाएगा सी। ठीक है, सी की जगह पर आप क्या चाहो, तो आप चाहो तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, कप्पा इंटू 1000 सी। यानी सांद्रता किस में ले रहे हैं अपन, सांद्रता क्या है, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर का मतलब क्या होगा, मोलरता। मोलरता का मतलब क्या होता है, यानी कैपिटल एम। तो आप ये भी ले सकते हो। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब अपन बात करते हैं इस मोलर चालकता की जो इकाई है, इकाई क्या होगी, इसकी इकाई को लेकर हम बात करते हैं। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो कप्पा है, कप्पा की इकाई क्या होती है, देखो ओम इनवर्स। क्या होती है, ओम इनवर्स। कप्पा की इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। क्या होती है, सेमी इनवर्स। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये लीटर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेमी क्यूब लिख सकता हूं इसको मैं, सेमी क्यूब। और नीचे क्या है, नीचे आ जाएगा मोल। नीचे क्या जाएगा, मोल। तो इसको अगर अपन कैंसिल कर देंगे तो ये क्या बचेगा आपका, देखो ओम इनवर्स, और ये क्या बचेगा, सेमी स्क्वायर।
और मोल को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। तो एक तो इसकी इकाई ये हो गई, देखो मोलर चालकता की, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। और क्या हो सकती है, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, यहां पर इधर इस ओम को क्या लिख सकते हैं अपन, महो, यानी MHO महो, महो फिर क्या जाएगा सेमी स्क्वायर, और क्या रहेगा मोल इनवर्स, है ना। पहली इकाई तो क्या हो जाएगी, अपन यहां से सबसे पहले किसकी लिखेंगे, कप्पा की इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। और ये क्या है आपका 1 लीटर, 1 लीटर यानी 1000 ml, 1000 ml को मैं क्या लिख सकता हूं इसको, सेमी क्यूब। और सेमी क्यूब के नीचे क्या है आपका सी, यानी ये सांद्रता किसमें, मोल। तो ये अपन ने किसका क्या लिख दिया, मोल लिख दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सेमी स्क्वायर बचेगा। तो ये क्या हो गया, सेमी स्क्वायर, ये ओम इनवर्स, और ये मोल को अपन ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। अब देखो ओम इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, महो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, महो सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखो महो को अपन क्या लिख सकते हैं, साइमन। तो क्या हो जाएगा, साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 इकाइयां जो है मैंने आपके सामने लिखी है, किसकी, मोलर चालकता की। इसको आप अच्छे से कंप्लीट समझ सकते हो। यहां से ये फॉर्मूला भी आपको मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। ये कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहां पर जो सांद्रता जो है ये किसमें, मोल प्रति लीटर, और मोल प्रति लीटर का मतलब क्या होता है, मोलरता होता है। क्लियर, कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो थोड़ा सा चेंज होगा इसके अंदर भी। अगली जो चालकता आती है वो आती है तुल्यांक की चालकता, तुल्यांक की चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांक की चालकता। इसे अपन दर्शाते हैं लैम्डा ई, या फिर कई जगह आपको लैम्डा ई क्यू भी मिल सकता है, लैम्डा ई क्यू या लैम्डा ई। ठीक है, और एनसीईआरटी के अंदर आपको इसको लैम्डा एन के रूप में मिलेगा, आपको ये किस रूप में, लैम्डा एन लिखा होगा वहां पर, है ना। तो देखो तुल्यांक की चालकता क्या होती है, जिस प्रकार से अपन ने लिखा था ना कि एक मोल वाली जो परिभाषा लिखी थी, यानी मोलर चालकता की जो परिभाषा लिखी थी, वहां पर आपको क्या करना है, एक मोल की जगह पे क्या कर दो, एक तुल्यांक कर दो। तो क्या हो जाएगा, एक तुल्यांक विद्युत अपघट्य के एक सेमी क्यूब आयतन में उपस्थित, एक तुल्यांक विद्युत अपघट्य के 1 ml या एक सेमी क्यूब आयतन में उपस्थित, एक तुल्यांक विद्युत अपघट्य के 1 सेमी क्यूब या फिर 1 ml आयतन में उपस्थित, 1 ml आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता को क्या कहते हैं, तुल्यांक की चालकता कहते हैं। यानी एक तुल्यांक विद्युत अपघट्य के 1 ml आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता को क्या कहते हैं अपन, तुल्यांक की चालकता कहते हैं। तो ये क्या होता है, देखो लैम्डा ई क्यू या लैम्डा ई क्या होता है, कप्पा इंटू वी। अपन जानते हैं वी बराबर क्या होता है, 1000/c। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा ई बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू क्या हो जाएगा, 1000 नीचे क्या हो जाएगा सी। यहां पर जो सी जो है, सी किस रूप में ले रहे अपन, सी किस में ले रहे, तुल्यांक प्रति मोल, माफ कीजिएगा तुल्यांक प्रति लीटर, इसमें ले रहे इसको अपन तुल्यांक प्रति लीटर। तुल्यांक प्रति लीटर का मतलब क्या होता है, नॉर्मलता या नॉर्मलता जिसे अपन बोलते हैं। नॉर्मलता का मतलब क्या होता है, कैपिटल एन। यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं लैम्डा ई बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू ऊपर क्या हो जाएगा 1000 और नीचे क्या जाएगा एन, नीचे क्या जाएगा एन लिख सकते हैं, नॉर्मलता हो गया। अब देखो अपन इसका अगर मान ली इसकी इकाई लिखना चाहे तो इकाई वो क्यों हो जाएगी, कप्पा की तो क्या हो जाएगी आपके ओम इनवर्स, ये क्या हो जाएगा अभी लिखा मैंने तो सेमी इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या जाएगा इसका नॉर्मलता दिया जाएगा, इसका तुल्यांक क्या जाएगा, तुल्यांक। ठीक है, इसको अपन यहां से ये कैंसिल कर, ये सॉरी सेमी क्यूब। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर, तुल्यांक ऊपर ले आएंगे क्या जाएगा, ये तुल्यांक इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स, है ना। वही तरीका ओम की जगह पे क्या लिख दो, महो, महो
सेमी स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स, या महो की जगह पे क्या जाएगा, साइमन सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। तो ये क्या हो गई आपकी तुल्यांक की चालकता हो गई, क्या हो गई, तुल्यांक की चालकता। तो चालकता के प्रकार हमने देखे कौन कौन से, एक तो मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता, विशिष्ट चालकता। ये चालकता के प्रकार 3 प्रकार हमने देखे हैं और तीनों के फॉर्मूले मैंने आपको बताया है, तीनों की इकाई आपको बता दी है। इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन जो आपके मुख्य रूप से जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, आपको इनकी इकाई पूछी जाती है। ध्यान दे, यदि आपको अगर तुल्यांक की चालकता पूछी है तो आपको चालकता किसके अंदर लेनी होगी, माफ कीजिए सांद्रता किसके अंदर लेनी होगी, नॉर्मलता के अंदर लेनी है। यदि आपको मोलर चालकता पूछी जाए तो आपको सांद्रता किस में लेनी है, मोलरता में लेनी है। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको तुल्यांक की चालकता पूछी जाए तो सांद्रता किस में लेंगे, नॉर्मलता में लेंगे। यदि आपको मोलर चालकता पूछी जाए तो आप सांद्रता किस में लेंगे, मोलरता में लेंगे। अब हम बात करते हैं ये तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता में क्या संबंध है, इसको लेकर हम बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता के बीच में क्या संबंध है, उसको लेकर हम बात करते हैं। तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता में संबंध की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, हम बात करते हैं यानी जो लैम्डा इक्विवेलेंट यानी जो तुल्यांक की चालकता होती है और जो मोलर चालकता होती है, इसके बीच में संबंध होता है, ये संबंध होता है इनके बीच में। यहां पर आप जो NF देख रहे हो, यहां पर देखो इसी चैप्टर के अंदर यहां पर आप N और F दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। जहां पर N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F क्या होता है, फेराडे। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं है, यहां पर यह है वैलेंसी कारक, जिसे हम N फैक्टर कहते हैं। N फैक्टर के लिए आपने देखा होगा जो संयोजकता कारक होता है वो कहलाता है N फैक्टर। अब यदि अगर आपसे पूछ ले कि मान लो HCl है, HCl विलयन के लिए क्या होगा, मोलर चालकता के और तुल्यांक की चालकता में क्या संबंध होगा। तो यहां पर देखो क्या होगा, अगर अम्ल दे रखा है तो यहां पर अपन देखेंगे विस्थापन योग्य हाइड्रोजन, अगर क्षार दे रखा है तो यहां पर देखेंगे विस्थापन योग्य OH माइनस, और यदि आपको लवण दे रखा है तो यहां पर देखेंगे N फैक्टर यानी संयोजकता कारक। तो अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये टूटेगा कैसे, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, है ना। तो H प्लस की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी अपन कह सकते हैं लैम्डा EQ बराबर लैम्डा M अपॉन क्या हो जाएगा 1, यानी अपन कह सकते हैं लैम्डा EQ बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा M। यानी HCl के लिए तुल्यांक की मोलर चालकता, माफ कीजिए तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता का मान क्या होता है, बराबर होता है। अगला हम बात करते हैं, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो ये कैसे टूटेगा, 2H प्लस और SO4 माइनस 2 में टूटेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा EQ बराबर लैम्डा M अपॉन क्या जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, यानी विस्थापन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लो अपन बात करते हैं NaOH की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कितने OH दे रहा है, 1 दे रहा है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा EQ अपॉन लैम्डा M अपॉन नीचे कितना जाएगा 1, यानी ये भी क्या हो जाएगा लैम्डा EQ बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा M। ठीक है, या अपन देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये Ca प्लस 2 और 2OH माइनस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो इधर लैम्डा EQ बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा M अपॉन नीचे क्या जाएगा 2। ठीक है, तो ये अपन ने देखा अम्ल और क्षार के लिए लैम्डा M और लैम्डा EQ यानी तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर अम्ल है तो अपन देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, विस्थापन योग्य H प्लस की संख्या, अगर यदि क्षार है तो यहां पर क्या हो जाएगा, विस्थापन योग्य OH माइनस की संख्या हो जाएगा, है ना। अब अपन बात करते हैं अगर लवण दे रखा हो तो लवण के लिए ये कैसे ज्ञात करते हैं अपन। एक घंटा हो गया, चलो थोड़ा और बना देते हैं, 1 घंटे का कर देते हैं इसको पूरा खींच के। वैसे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर 1 घंटे का वीडियो बनाओ, अरे पढ़ो रे, 1 घंटे 2 घंटे का क्या होता है, पढ़ना है अपने को। तो वीडियो 1 घंटे का है, 2 घंटे का है,
उससे क्या करना अपने को, भले 1 घंटे का हो, चाहे आधे घंटे का हो, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 20 मिनट का हो, अपने को पढ़ना है। जो मैटर उस वीडियो के अंदर मिला है अपने को लेना है उसको, है ना। नाराज होने की बात नहीं है, देखो मैं इसमें नाराज वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, जैसे मान लो आपको दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसके लिए एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, Ca+2 और CO3-2, यानी ये जो चार्ज है ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। तो इसके लिए अपन देखते हैं लैम्डा EQ बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा m/2, लैम्डा m/2। उसी प्रकार से अगर अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये Al+3 और 3Cl-, यानी आवेश कितना हो जाएगा, ये -1 है तो इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये भी -3 और +3, यानी क्या हो जाएगा, लैम्डा EQ बराबर लैम्डा m/, क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, लैम्डा m/3। उसी प्रकार से अगर अपन निकालते मान लो Sb2S3, है ना, ये निकालते हैं तो इसको अगर अपन तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, 2Sb+3 और क्या हो जाएगा 2S-2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 3 कर देते हैं, तो दोनों का टोटल निकालना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, +6 और ये कितना हो जाएगा, -6, यानी यहाँ इनका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। बहुत सारे बच्चे जैसे मान लो कि सर आपने इधर 3 लिया, इसका मतलब +3 था इसलिए आपने 3 ले लिया, भाई यहाँ पर +3 था लेकिन यहाँ पर जो 3 ये माइनस के, ये 3 और ये माइनस का क्या होगा, गुणा होगा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, -3 हो गया ना टोटल, ये भी तो टोटल निकालना है। यहाँ पर ये +3 और ये 2 कितने हो जाएंगे, +6, और यहाँ पर देखो ये ये 3, यहाँ पर ये माइनस के क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा EQ बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा m/6। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपन निकाल सकते हैं लैम्डा EQ और लैम्डा m, यानी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बीच में रिलेशन अपन इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर, कंप्लीट। अगला जो हम आज का एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं और वो है आपका सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक सेल स्थिरांक और देख लेते हैं और एक फिर क्वेश्चन करेंगे इसका। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक देखो, अगर आप एनसीईआरटी के हैं तो आपके वहां पर G* लिखा होगा, और यदि आप आरबीएससी के स्टूडेंट है तो वहां आपके लिखा होगा X के द्वारा। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर जो सेल स्थिरांक है इसको G* के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यानी आरबीएससी की जो बुक है उसमें सेल स्थिरांक को X के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो क्योंकि ये जो क्लास है स्पेशल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के लिए चल रही है तो यहां मैं क्या लूंगा, X ही लूंगा, है ना। तो देखो सेल स्थिरांक क्या होता है इसको लेकर हम बात करते हैं। मान लो कि एक कोई विद्युत अपघटनीय सेल है आपके पास, ये एक सेल है और इस सेल में क्या लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रोड इस सेल के अंदर अपन ने लगा रखे हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो लंबाई या दूरी जो है वो है मान लो L दूरी है। कितनी है, L दूरी, और इस सेल का जो अनुप्रस्थ काट है वो कितना A है, कितना A है। तो जो सेल स्थिरांक होगा, जो X जो होगा वो कितना हो जाएगा, L/A, यानी सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। तो इसकी सेल स्थिरांक की अपन परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि विद्युत अपघटनीय सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, विद्युत अपघटनीय सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, तो ये एक सेल स्थिरांक का फॉर्मूला ये यहां से आता है। अगर अपन बात करते हैं इसके मात्रक की या इकाई की, तो L का तो क्या हो जाएगा सेमी, और नीचे क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर, इसको अपन ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेमी इनवर्स। ठीक है, तो इसकी जो इकाई होती है सेल स्थिरांक की वो क्या होती है, सेमी इनवर्स होती है। क्या होती है, सेमी इनवर्स। अब देखो यहां से अपन और क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो अपन जानते हैं R बराबर क्या होता है, ρL/A, ये होता है ना, R बराबर क्या होता है, ρL/A, ये पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं यूं करता हूं इसको L/A, तो ये क्या हो जाएगा आपका R/ρ, ये हो जाएगा ना R/ρ।
तो ये क्या हो सकता है, देखो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, L अपॉन A क्या होता है, x होता है ना, तो यहां क्या लिख देता हूं मैं, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, r अपॉन रो, x बराबर क्या हो जाएगा, r अपॉन रो। ठीक है, अपन जानते हैं r बराबर क्या होता है, देखो इधर हर चीज को क्लियर करता जा रहा हूं, बिल्कुल छोटी से छोटी चीजें। r बराबर क्या होता है, 1 अपॉन c। कैसे आया इसको भी देख लो, क्योंकि अपन ने लिखा था c बराबर क्या होता है, 1 अपॉन r, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन c हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अपन ने पढ़ा, तो तुम्हें पता तो कप्पा बराबर क्या पढ़ा था अपन ने, 1 अपॉन रो, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा बताओ आपका, रो बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कप्पा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कप्पा हो जाएगा। तो अब ये अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू अगर अपन सीधी यहां रखते हैं x बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका, कप्पा अपॉन क्या हो जाएगा, c। ठीक है, अगर अपन निकाले कप्पा बराबर तो क्या हो जाएगा, c इंटू एक्स, क्या हो जाएगा, c इंटू एक्स। क्लियर। तो यहां पर देखो सेल स्थिरांक की क्या क्या परिभाषाएं बन सकती है, देखो एक तो क्या आएगा, सेल के इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, दूसरा यहां अपन देखते हैं ये वाली रिलेशन अगर अपन देखें तो R क्या है, प्रतिरोध, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। और अगर अपन यहां देखें तो ये क्या है, कप्पा, और ये क्या है, सी। यानी कप्पा क्या होती है, विशिष्ट चालकता, और सी क्या होती है, चालकता। तो विशिष्ट चालकता और चालकता का अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। क्लियर। दूसरा यहां से ये परिभाषा भी अपन बना सकते हैं कि विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो चालकता और सेल स्थिरांक का गुणनफल क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। चालकता और सेल स्थिरांक का गुणनफल क्या कहता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। क्लियर। तो ये आज के जो मुख्य टॉपिक जो थे उसके पर हमने चर्चा की, चालकता क्या होती है, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, चालकता के प्रकार क्या है, सेल स्थिरांक क्या है। इसको आप एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, व्यवस्थित तरीके से लिख लो। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं जिसमें आपके लगभग सारी चीजें जो क्या है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो ये क्वेश्चन अपन करके देखते हैं जिसके अंदर सारे आपके जो भी अपने टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, 100 ओम प्रतिरोध वाले 100 ओम प्रतिरोध वाले M/100 कैल्शियम कार्बोनेट विलयन की चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता व तुल्यांक की चालकता ज्ञात कीजिए यदि इसके सेल स्थिरांक का मान कितना है, 1.5 सेमी इनवर्स है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक विलयन है जिसकी सांद्रता कितनी है, M/100 है, उस विलयन का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है, कितना है, 100 ओम, और उसके लिए सेल स्थिरांक का मान कितना दे रखा है, 1.5 सेमी आपको दे रखा है। तो उसके लिए आपको क्या ज्ञात करनी है, चालकता ज्ञात करनी है, विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है, तुल्यांक की चालकता ज्ञात करनी है, और मोलर चालकता ज्ञात करनी है। क्या क्या आपको ज्ञात करना है वो एक बार मैं लिख देता हूं। देखो ये कह रहा है कि आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो आपको ज्ञात करना है सी ज्ञात करना है यानी चालकता ज्ञात करनी है, दूसरा आपको ज्ञात करना है कप्पा यानी विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है, तीसरा आपको ज्ञात करना है मोलर चालकता यानी लैम्डा एम ज्ञात करना है, और चौथा आपको ज्ञात करना है तुल्यांक की चालकता यानी लैम्डा EQ जो है अभी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन एक एक को लेकर देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी चालकता ज्ञात करते हैं। देखो क्या ज्ञात करते हैं, इसकी चालकता। देखो सीधा सा बहुत ही, चालकता का सूत्र क्या होता है, अपन ने पढ़ा था, C बराबर क्या होता है, 1/R होता है। कितना होता है, 1/R। ठीक है, तो 1/R आपको दे रखा, देखो प्रतिरोध कितना दे रखा है, 1000 ओम। कितना दे रखा है, 1000 ओम। तो इसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 की घात -3। क्या हो जाएगा, 10 की घात -3। क्या इसका इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स। तो ये तो आपकी क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, दूसरा आपको ज्ञात करना है सॉरी, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता यानी कप्पा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कप्पा बराबर क्या होता है, कप्पा बराबर होता है 1/रो। लेकिन यहां आपको रो दे रखा है क्या, देखो कहीं पे भी आपको रो यहां पर नहीं दे रखा है। लेकिन अपन ने जस्ट अभी कप्पा का एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद हो तो, कप्पा बराबर अपन ने लिखा था C इंटू एक्स, लिखा ना अभी, C इंटू एक्स अभी अपन ने लिखा था। ठीक है, तो C इंटू एक्स यहां से अपन निकाल सकते हैं। देखो कप्पा बराबर C कितना है आपके पास, 10 की घात -3 इंटू एक्स कितना है आपके पास, 1.5। कितना है, 1.5। तो यहां से आपके पास क्या जाएगा, कप्पा आ जाएगा। क्या जाएगा, कप्पा, सीधा सा निकाल सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास, कप्पा आ गया। क्या आ गया, कप्पा।
ठीक है। अगला तीसरा आपको क्या ज्ञात करना है, मोलर चालकता ज्ञात करना है, लैम्डा एम बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। ठीक है, तो लैम्डा एम बराबर कप्पा कितना है यार, ये कप्पा है आपका 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा ये 1000, और नीचे क्या जाएगा आपके कितना है, सी कितना है, ये देर की सांद्रता देखो कितनी है, m/100, अपन लिख सकते हैं 1/100। इसको आप निकालोगे दिया जाएगा लैम्डा एम बराबर ये आएगा लगभग 150। क्या होती है इसकी इकाई, क्या होती है, साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर। अब निकालना है आपको लैम्डा इक्यू यानी तुल्यांक की चालकता निकालनी। देखो तुल्यांक की चालकता का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को इसका एक फॉर्मूला ध्यान में है, अपन ने पढ़ा था अभी। देखो लैम्डा इक्यू बराबर क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन क्या होता है, एन एफ यानी तुल्यांकी फैक्ट, माफ कीजिएगा संयोजकता कारक। संयोजकता कारक यानी यहां पर आपको क्या दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा ये कैल्शियम कार्बोनेट, Ca+2 और CO3-2 इसमें टूटेगा ना। तो लैम्डा एम आपको दे रखा है और पूछा गया लैम्डा इक्वल, तो यहां से अपन क्या रखते हैं 2 रख देंगे नीचे, तो ये क्या हो जाएगा आपका सीधा सा, देखो डायरेक्ट लैम्डा इक्यू बराबर लैम्डा एम कितना है आया आपका 150 और नीचे क्या जाएगा 2, तो ये कितना जाएगा आपका 75। क्या हो जाएगा, साइमन सेमी स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो ये अपन ने चारों के चारों क्वेश्चन इसमें से एक ही क्वेश्चन में से चारों अपन ने सोल्व करके देख लिए हैं। चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। सीधा सा है, कोई विशेष इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कंप्लीट तो ये आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में हम बात करेंगे एक तो जो मोलर चालकता है उसको, उस पर जो सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है और चालकता पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, और कोल-राउस का नियम क्या है, उसके अनुप्रयोग क्या है, वो अपन अगली कक्षा में देखेंगे। उससे पहले मैं आपके कुछ प्रश्नों का जवाब दे दूं। एक तो क्या है कि बार बार जैसे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं कि नोट्स के लिए, या फिर कमेंट में भी मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहे, कमेंट्स करते रहते हैं सर नोट्स अवेलेबल कराओ। देखो नोट्स के लिए आपको देखो नीचे वीडियो में एक पट्टी चल रही है, पट्टी में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कुछ भी पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की एग्जाम की सूचनाएं चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अडाना एजुकेशन, उस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। वहां पर बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो जो पीडीएफ आपको उसमें जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर लो, बाकी को रहने दो, वहां सूचना भी आपको मिलती रहेगी। दूसरी बात है क्लास लेट होने की। देखो हम खुद भी यही चाहते हैं कि हम क्लासेस रेगुलर डालें, लेकिन अभी क्या देखो जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंदर क्या है एडमिशन सेशन चल रहा है, तो हमें स्कूल भी जाना पड़ता है। स्कूल के अंदर जो एडमिशन चल रहे होते हैं, स्कूल के अंदर स्कूल वालों को भी टाइम देना पड़ता है। उसके अतिरिक्त जैसे जो स्कूल्स जो है, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ उस स्कूल ने भी क्या कर रखी है ऑनलाइन क्लासेस चला रखी है, तो मुझे उनकी जो पेड कोर्स वाली जो क्लासेस होती है वो भी मुझे लेनी होती है, इसलिए थोड़ा समय कम मिल पाता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इतना ज्यादा गैप ले रहा हूँ वीडियो में। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं रेगुलर क्लास लूं, लेकिन हम देखो क्या कि आज मुझे टाइम मिला है क्योंकि आज एसटीसी का एग्जाम है, तो स्कूल अधिकांश जो है उनके अंदर एग्जाम चल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि मैं भी फ्री हूँ, तो आज मैं आया हूँ क्लास लेने के लिए। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं क्लास लूंगा, और मान के चले कि मेरी जो क्लास आएगी, मेरी कोशिश ये रहेगी अधिकांश में सुबह 8 बजे जो है क्लास लूं, ताकि सुबह सुबह आप एक फ्रेश माइंड में पढ़ाई कर सको। और यदि ये कक्षाएं आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।